मुफ्त योजनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर विषय माना है। जी हां, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ी कल्चर में अंतर है। सुनवाई के दौरान केंद्र का पक्ष एसजी तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी ही योजनाएं आर्थिक विनाश का कारण बनती हैं। इसके बाद कोर्ट ने मुफ्तखोरी पर लगाम कसने के लिए अपनी ओर से कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया। इस कमेटी में चुनाव आयोग से लेकर तमाम अन्य संस्थाएं शामिल होने की बात कही गई है। अब 17 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होनी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादों पर भी अपनी बात रखी है। केजरीवाल ने कहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश का करदाता ठगा हुआ महसूस करेगा। इस पर उनकी राय यह है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब लोगों से टैक्स लेकर उस पैसे से दोस्तों के कर्जों को माफ किया जाए। तो कुल मिला के रेवड़ी कल्चर जिसे कहा जा रहा है उस पर लगातार विचार मंथन हो रहा है। बहस मुबाहिसों का दौर जारी है। इसमें आगे क्या ये पॉलिटिकल रूप लेता है, जो कि ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन पॉलिटिक्स से आगे जनता के बीच में विचार विमर्श के लिए जब ये पूरा का पूरा इशू आएगा तो उसमें रिएक्शन क्या होगा। क्या वाकई में जनता को मुफ्तखोरी पसंद नहीं, क्या जनता को फ्रीबीज पसंद नहीं आते, और अगर पसंद आते हैं तो फिर चुनावों में उस पार्टी को रिस्पॉन्स क्यों दिया जाता है जिस पार्टी ने ज़्यादा फ्रीबीज देने की बात कही गई है। ये भी एक बड़ा विचार और बहस का विषय है। बहरहाल इस पर केजरीवाल का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। सरकारी पैसे से इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, और जी बिजनेस में हमने इस पर एक बाकायदा शो के जरिए बहस भी की थी कि क्या वाकई में देश में फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट बंद हो जाना चाहिए। इसके दो पक्ष हैं। पहला, जैसे कि मैंने कहा कि जनता को जब फ्रीबीज दी जाती हैं तो जनता उस पार्टी को कई बार हाथों हाथ लेती भी है। एक्सेप्टेंस एक तरह से इस फ्रीबी कल्चर को जनता की ओर से ही दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है वो चिंता का विषय रहा है। तो कुल मिला के इतना बड़ा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है भारत का कि इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं हो सकती। बड़ी अलग अलग विचारधाराएं हैं। बहरहाल ये अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है इशू, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। अब आपको आज की सबसे बड़ी दिलचस्प खबर बताते हैं, और इस खबर की झांकी हमने बुलेटिन की शुरुआत में आपको दी थी कि किस तरह से महाराष्ट्र के जालना में एक विशेष मिशन चलाकर एक कारोबारी की टैक्स चोरी पकड़ ली गई। लेकिन इस पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया गया और क्यों इसे इनकम टैक्स विभाग का ऑपरेशन दुल्हनिया हम ले जाएंगे नाम दिया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कैसे पकड़ा गया करोड़ों का खजाना। कारोबारी के ठिकाने से मिले 390 करोड़। 300 अफसरों का कारोबारी के ठिकानों पर छापा। कारोबारी से जब्त कैश की गिनती हो रही है। आईटी अफसर जानने में लगे हैं कि आखिरकार कारोबारी ने कितने रुपए की टैक्स चोरी की। कैश गिनने के काम में कई लोगों को लगाया गया है। कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरामद कैश को गिनने में कई घंटे लग गए। सूत्रों की माने तो 3 अगस्त की सुबह आयकर विभाग की 100 से ज्यादा गाड़ियां कारोबारी के घर पहुंची। गाड़ियों पर विवाह के स्टिकर लगे हुए थे। गाड़ियों पर राहुल वेट्स अंजलि के स्टिकर लगे थे। सैकड़ों की संख्या में आई गाड़ियों के अंदर 400 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी थे। गाड़ियों के काफिले को देख पहले तो जालना के लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि ये गाड़ियां किसी शादी समारोह के लिए आई होंगी, लेकिन सावन के महीने में विवाह समारोह की बात लोगों को थोड़ी अजीब लग रही थी। लेकिन कुछ देर बाद पूरे जालना में सन्नाटा छा गया। कारोबारी के घर आईटी के अधिकारी थे
और कारोबारी के दीवारों से कैश निकाले जा रहे थे। कारोबारी के ठिकानों पर रेड के बाद अफसरों को 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना बरामद हुआ। कारोबारी के ठिकानों से कुल 390 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। लेकिन अब तक कारोबारी के ठिकानों से जो भी हाथ लगा है वो आंखें चौंधिया देने के लिए काफी है। छानबीन में अफसरों को करोड़ों के कैश के अलावा हीरा मोती और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल ईडी अधिकारी जांच में जुटे हैं कि कारोबारी किन किन कारोबार में जुड़ा है और अब तक कितनी टैक्स चोरी की है। राकेश द्विवेदी के साथ जालना, महाराष्ट्र, जी मीडिया। और अब जी बिजनेस की मेहनत और मुहिम जो आपके लिए हमने उठाई थी, आपके लिए शुरू की थी, वो रंग लाई है। फर्जी लोन ऐप के खिलाफ जी बिजनेस की ये जो मुहिम थी वो अब रंग लाई है। 2 साल तक लगातार बिना थके अनवरत हमने ये आवाज उठाई और उसके बाद रिजर्व बैंक ने फाइनली डिजिटल लेंडिंग पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में ग्राहकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस में क्या अच्छा है, और एक जो चीज इसमें जो मिसिंग है और वो उसका दायरा बड़ा है, और वो है अनरेगुलेटेड एप्स। तो उन अनरेगुलेटेड एप्स पर नकेल कसने के लिए क्या जरूरत है। हालांकि इसमें इस गाइडलाइंस में आरबीआई ने सरकार और तमाम एजेंसियों से इस पर कानून बनाने और उन्हें उनके दायरे में लाने की और कदम उठाने को कहा है। लेकिन उसके बावजूद ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं और आम कंज्यूमर के लिए क्या छुपा है इसमें, देखिए इस रिपोर्ट में। आरबीआई ने कसी फर्जी लोन ऐप पर नकेल, लेकिन क्या इससे खत्म होगा फर्जी लोन ऐप वालों का खेल? ये सवाल बना हुआ है। हालांकि जी बिजनेस ने फर्जी लोन ऐप को लेकर सरकार और आरबीआई से लगातार किया सवाल। आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये कहना चाहता हूँ, आपकी और कड़ी निगरानी की जरूरत है। बाकी सरकार के जो मंत्रालय हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उन्हें इस बात की और जांच करने की जरूरत है। अपने मकसद में कामयाब भी हुए हम। डिजिटल लेंडिंग पर आरबीआई को अंतिम गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। भले ही शुरुआत में ये गाइडलाइन कमजोर लग रही है, लेकिन ग्राहकों के अधिकारों पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही रेगुलेटेड संस्थाओं को ही डिजिटल लोन बांटने की अनुमति दी गई है। आरबीआई ने डेटा सुरक्षा करने का जिम्मा लेंडर पर डाला है। ग्राहकों को लोन से जुड़े सभी खर्चों की जानकारी दी जाएगी। रिकवरी कंपनी की जानकारी ग्राहक को साझा करनी होगी। डिजिटल लोन की शिकायतें ओम्बुड्समैन के दायरे में आएंगी। ग्राहकों के शिकायत निपटाने की एक पुख्ता व्यवस्था रखने को लेकर भी आरबीआई ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही गाइडलाइन में कैमरे की इजाजत भी सिर्फ एक बार लेने, ग्राहक की मर्जी बगैर लोन बांटने, लोन सीमा बढ़ाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही गाइडलाइन में अनरेगुलेटेड लोन बांटने वालों पर कानून लाने का सुझाव दिया गया है। कोरोना काल के दौरान ऐसे फर्जी लोन ऐप की बाढ़ सी आ गई थी। ऐसे में हमने अप्रैल 2020 में ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम चलाई। बताया कि कैसे ये ऐप लोगों की मजबूरी देखकर महंगे कर्ज बांट रहे हैं। कोरोना में रोजी रोटी गंवा चुके लोग कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं। हमारी मुहिम का असर ये रहा कि दिसंबर 2020 में आरबीआई हरकत में आई और लोगों को फर्जी ऐप को लेकर आगाह किया। लेकिन फर्जी लोन ऐप वालों की करतूत इसके बावजूद भी जारी रही। जी बिजनेस भी कहां रुकने वाला था। वो डाल थे तो हम भी पात। हमने अपनी मुहिम में और तेजी लाई। जालसाज फर्जी लोन ऐप वालों के नाक में दम कर दिया। आरबीआई और सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। जनवरी 2021 में आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप का गठन किया। आखिरकार नवंबर 2021 को आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि 600 से भी ज्यादा ऐसे ऐप लोगों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। बात लोकसभा में उठी और 15 दिसंबर 2021 को सरकार ने बताया कि 27 लोन ऐप पर रोक लगाई जा चुकी है। आरबीआई और सरकार की सख्ती के बाद भी फर्जी लोन ऐप वालों की करतूतें जारी रही। लेकिन हमने ठान रखा था कि जब तक फर्जी लोन ऐप की ताबूत में अंतिम कील नहीं ठोक लेते,
हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लगातार इनके खिलाफ नाक में दम किए रहे। हमने इन लोन ऐप के मोडस ऑपरेंडी से लेकर इनकी पूरी कुंडली खोलने का काम किया। इन ऐप्स के चीन और नेपाल के संबंधों के साथ इनके देश में फैले नेटवर्क में सेंध लगाने का काम किया। अपनी मुहिम के जरिए पिछले 3 महीने में करीब दर्जनों बार इनके नेक्सस पर वार किया और आखिरकार हमने इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। 11 मई को भी हमने फर्जी ऐप के खिलाफ जंग छेड़ी। 19 मई को हमने दिखाया कि कैसे आरबीआई ने 137 ऐप्स को अपने रेडार पर लिया और मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने गूगल को प्ले स्टोर से 15 फर्जी लोन ऐप्स को हटाने के लिए कहा। 26 मई को हमने दिखाया कि कैसे आरबीआई ने हमारी मुहिम को देखते हुए 5 एनबीएफसीज को लोन बांटने पर रोक लगा दी। 29 जुलाई को हमने इसके चीन और नेपाल कनेक्शन के बारे में बताया और इनकी ठगी से बचने को लेकर न केवल कंज्यूमर को आगाह किया बल्कि इन ऐप से बचने के उपाय भी बताए। फिलहाल कंज्यूमर से हित जुड़ा ऐसा कोई भी मुद्दा अगर हमारे सामने आता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जारी रहेगी, हम आपकी आवाज को आगे भी उठाते रहेंगे। और अब वक्त है आजादी के अमृत महोत्सव पर जी बिजनेस की खास पेशकश India@100 का। जी हाँ, सेहत से समृद्धि। आज India@100 में हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर की। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थी। पिछले 75 सालों में स्वास्थ्य सेक्टर में काफ़ी कुछ काम हुआ है, बहुत कुछ बदला है, इसका असर भी दिखा है और लगातार ये कोशिशें जारी भी हैं। लेकिन अब तक जो काम हुआ, क्या वो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के हिसाब से काफ़ी है? इन सवालों का जवाब खोजेंगे, चर्चा करेंगे कि हेल्थ सेक्टर में किस तरह की चुनौतियां अभी हम सबके सामने खड़ी हैं। 75 साल का सफर तो हम देख रहे हैं, उस पर नजर भी डाल रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो अमृत काल का अगला 25 साल का लक्ष्य तय किया है, इसीलिए जिसमें हम India@100 की बात कर रहे हैं, उन 25 सालों के लिए अभी क्या चुनौतियां हैं, दूसरे देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ सेक्टर कहाँ ठहरता है, हेल्थ सेक्टर की मौके, चुनौतियां, संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बहुत खास मेहमानों के साथ। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों ने देश को गरीबी और अव्यवस्था के दलदल में फंसा दिया था। तब से लेकर अब तक 75 साल की यात्रा में देश ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और तकनीकी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हमें गर्व है। ऐसा ही एक सेक्टर है स्वास्थ्य का। आजादी के वक्त देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थीं। 1951 की जनसंख्या के मुताबिक देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा 32 साल थी, जो 2022 में बढ़कर 70 साल पर पहुंच गई। जन्म के समय शिशु मृत्यु दर करीब 1000 पर 145 थी, जो 2022 में घटकर 27 रह गई। पिछले 75 वर्षों में स्वास्थ्य सेक्टर में काफी काम हुआ है और इसका असर भी दिख रहा है। आजादी के समय देश में सिर्फ 50,000 डॉक्टर थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 13,08,000 के पार पहुंच गई है। 1947 में देश में 30 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब 600 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे, जिनकी संख्या आज 23,500 से ज्यादा है। उस वक्त देश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स की संख्या सिर्फ 725 थी, जो आज बढ़कर 23,391 हो गई है। आजादी से अब तक यानी 75 सालों में हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मेडिसिन के सेक्टर में भी भारत की 75 साल की यात्रा लाजवाब रही है। 1947 में भारत का फार्मा मार्केट विदेशी कंपनियों के कब्जे में था और उस वक्त जरूरत की 80 से 90% दवाइयां इंपोर्ट होती थी। भारत में दवाइयों के दाम बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा थे।
ये स्थिति 1960 तक रही। भारत ने जब दवाइयों के घरेलू प्रोडक्शन पर फोकस बढ़ाया तो स्थिति तेजी से बदलती गई। 75 साल बाद भारत दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। 2021-22 में भारत ने दुनिया भर में 2,462 करोड़ डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की हैं। ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी करीब 6% है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि वैल्यू के हिसाब से 14वें नंबर पर है। 75 सालों की यात्रा में भारत ने चेचक और पोलियो जैसी संक्रामक बीमारियों पर काबू पाने में कामयाब रहा। 2020 में जब दुनिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दी, तब भी भारत ने दुनिया को राह दिखाई। भारतीय कंपनियां न सिर्फ वैक्सीन बनाने में कामयाब रहीं, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को इसकी सप्लाई भी सुनिश्चित की। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद देश ग्लोबल मानदंडों के हिसाब से अभी काफी पीछे है। देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरत के हिसाब से नाकाफी हैं। देश में 1000 की आबादी पर सिर्फ 0.55 बिस्तर हैं, यानी हर 2000 की आबादी पर सिर्फ एक हॉस्पिटल बेड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 10,000 लोगों पर 8.6 डॉक्टर्स हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बताता है कि चीन में हर 10,000 आबादी पर 22 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारत सरकार जीडीपी का सिर्फ 3% खर्च करती है, जबकि चीन 7% से ज्यादा खर्च करता है। दुनिया को अगले 25 सालों में यानी आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर दुनिया में अलग अलग मुकाम हासिल करने के लिए एक किफायती और मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा करना होगा। इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एम्स जैसे प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूशन की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही आयुष्मान भारत में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के जरिए गरीबों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की पहल भी शुरू हुई है। इन कोशिशों को अगर ईमानदारी से लागू किया जाता है तो भारत अपना वो मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा जिसका वो हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिना देर किए हुए परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं नीति आयोग में डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस की डायरेक्टर उर्वशी प्रसाद। उर्वशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। CII हेल्थ केयर काउंसिल के प्रिंसिपल एडवाइजर डॉक्टर शबनम सिंह हमारे साथ हैं। शबनम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राव मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट राव मैम, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक लंबा अनुभव आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में रहा है और उस दौर को आपने देखा है जब लगातार सुजाता मैम, जब लगातार हम आगे बढ़ रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन ये पेस क्या स्लो रहा है मैम, या एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, या भारत और भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा हुआ तंत्र और यहाँ के जो बाशिंदे हैं जो डिजर्व करते हैं उसके मुताबिक था? क्या आप मानती हैं 75 सालों के सफर को स्वास्थ्य के? 75 साल तो बहुत लंबी सफर है। तो उसमें से तो आप देखें 1947 और आज के तो आंकड़े बहुत ही बेहतर हैं। वैसे तो धीरे धीरे से काफ़ी हमने पाया है और काफ़ी हमने किया है कि मतलब आप गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखिए या बच्चों को इन्फेंट मोर्टेलिटी जो कहते हैं बहुत ही कम कर लिया हमने। तो ये सब तो गर्व की बात है और काफ़ी डॉक्टरों की और नर्सेस की, हॉस्पिटल्स की बेड्स की सुधारना बहुत हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें काफ़ी साल हो गए, 75 साल हो गए और कितने और साल हमें वेट करना है कि सबको स्वास्थ्य अच्छा क्वालिटी में, मुफ्त में या बहुत ही कम पैसे से हो सके। दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि अभी भी कोई हमारे जो 60 या 70 लाख लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं क्योंकि उनको ये हॉस्पिटल जाने में खर्चा जो हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है और इससे हमें ये महसूस होता है कि हमें और ज़्यादा दौर देना चाहिए कि हेल्थ में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के गवर्नमेंट सेक्टर में, अभी प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं कर सकता। प्राइवेट किसके लिए कर सकता है? आपको पास पैसा है तो आप प्राइवेट सेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, पर गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो आपने कोविड में भी देखा है ना कितना कितना पैसा उन्होंने, कोई 75 करोड़ रुपए लोगों ने खर्च किया है कोविड ट्रीटमेंट के लिए, जो हालांकि गवर्नमेंट को मुफ्त में देना था।
अब ऐसी स्थिति में है, मैं एक सेंटेंस कहना चाहती हूँ कि काफी हमने हल किया है, पर अभी जो है हमारी आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कोविड के वजह से, तो उसके लिए हमें कम, इतना जो पैसा हमें उम्मीद थी मिलने की वो तो अब कम हो गई है। तो उसके लिए जो पैसा है उसमें हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रायोरिटाइज करके जो सच्ची हमारी हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने के लिए हो सकता है उस पे हमें खर्च करना चाहिए। और उसके बारे में जब आप पूछेंगे नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी। एब्सोल्युटली मैम। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो उर्वशी मैम, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है और वो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और वो समय के साथ कम नहीं हो रहा है, जो गरीब के लिए स्वास्थ्य सेवा। मैं अभी हेल्थ फॉर ऑल पे तो आ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, 2030 के हमारे सतत विकास एजेंडे का एक बहुत बड़ा घटक भी है, हम उसके लिए लगे हुए हैं, हेल्थ फॉर ऑल वो कॉन्सेप्ट। लेकिन जो गरीब तबका है और उसमें भी जो मिडिल क्लास है, एक कहावत है, मैं अभी जब चर्चा कर रहा था उसमें कहा जाता है जो मिडिल क्लास जो बना भी है ना, वो सिर्फ एक बीमारी दूर है गरीब होने से। एक बीमारी आई उसकी लाइफ में और वो वापस गरीब हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है और हम दूसरी तरफ कल्पना करते हैं विश्वगुरु भारत बनने की, तो इस स्थिति से निकलने में हमें कितना वक्त और लगेगा मैम, और आगे की राह क्या होगी? देखिए, इसमें यही है कि जो बहुत से प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, जो भी सरकार प्रोग्राम बहुत लॉन्च करती है, पॉलिसी हमारी पेपर पे बहुत अच्छी होती हैं। चाहे आप आयुष्मान भारत देखेंगे या और कोई हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, या जन आरोग्य योजना आप देखेंगे, लेकिन जहां हम लोग चूक जाते हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, जो कि हेल्थ आप जानते हैं ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत एक अहम भूमिका रहती है। तो इसमें केंद्र और राज्य को साथ में मिलके जो इम्प्लीमेंटेशन, हम पॉलिसीज जो हम स्कीम कागज पे लिखते हैं उनको जमीन पे उतारना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनोवेटिव मॉडल्स लाना कि हम लोगों तक किस तरह पहुंच सकें, क्योंकि स्केल हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपने कहा कि हम हर किसी तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स है उसमें इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है। और ये केंद्र और राज्य सरकारें साथ में काम करके, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, सिविल सोसाइटी है, लेकिन सबसे अहम जो भूमिका इसमें है वो है केंद्र और राज्य सरकारों की। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है हमें उस पर ध्यान देना है। जो हमने ऑलरेडी बहुत सी स्कीम लॉन्च की हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, और प्राइमरी हेल्थ केयर पे कैसे फोकस करें, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट भी जो आप खर्चे की बात कर रहे हैं, अगर हम बीमारियों को ज्यादा से ज्यादा हद तक या तो बचा सकें या उनको एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें, तो काफी आगे का खर्चा बच सकता है लोगों का। इसीलिए हमें सिर्फ अस्पतालों पे तवज्जो नहीं देना है, हमें प्राइमरी हेल्थ केयर पे बहुत फोकस करना है। और इसके लिए जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और बाकी ऐसी स्कीमें हैं, इनको हमें बहुत मजबूती से इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल मैम। शबनम सिंह मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम अगले 25 सालों के आउटलुक को हम देखते हैं तो पूरी इकोनॉमी के एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो हम तुलना करते हैं जो हमसे आगे हो चुके देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, या हमसे जो आगे हैं, जो अमीर देश हैं, हम वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से खुद को कंपेयर करते हैं और हम कहीं खुद को उनके सामने टिके पाते नहीं हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा इशू है। हम अक्सर चीन से कंपटीशन करने की बात करते हैं, वो इकोनॉमी में हमसे 5 गुना ज़्यादा है, बावजूद उसके 7% के आसपास वो अपना जीडीपी का हेल्थ केयर पर एक्सपेंड कर रहा है। हमारे यहाँ हम अभी 3% तक अटके हुए हैं, और केंद्र और राज्य मिलाकर ये हेल्थ एक्सपेंडिचर में हमारे हाथ खुले क्यों नहीं है? अभी भी जो हम लक्ष्य बना रहे हैं वो 2.5% के आसपास का बना रहे हैं, या शायद उसके बाद 6% का बनाएंगे। उर्वशी मैम उसको अच्छे से बता पाएंगी। ये हमारे हाथ अभी इतने बंधे हुए क्यों हैं मैम? ये खर्चा हम कर क्यों नहीं पाते? प्रायोरिटी में हमारा हेल्थ नहीं है या इशू कुछ और है? तो पहली बात ये है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आप कह रहे हैं ना, इट इज अबाउट 6.4%। ओके, बिकॉज अगर आप इंडिविजुअल खर्चा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अभी बताया गया है उसको आप जोड़ेंगे तो ये बड़ा नहीं है 6.4। इशू ये है जो आपने कहा कि पॉवर्टी लाइन वाले को फ्री में मिलना चाहिए, सुजाता राव जी ने भी यही कहा। तो वो जो इशू है जहां गवर्नमेंट एंड पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए और गवर्नमेंट और पब्लिक स्पेंडिंग 6% होना चाहिए,
वो नहीं है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर हेल्थ में लोग अपने से खर्च करते हैं, तो दैट इज प्रिटी ओके फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जैसे कहा गया है, ये सेंटर एंड स्टेट का जो ओनरशिप है, सो सेंटर पैसा खर्च करती है, स्टेट को भी खर्च करना चाहिए, पर इसमें जो स्टेट की परसेंटाइल ऑफ शेयर है, सुजाता राव जी भी जानेंगी, उन्होंने बहुत इस पे काम किया है, वो खर्च नहीं होता है। तो जब स्टेट नहीं खर्च करेगा और सारी डिपेंडेंसी सेंटर में होएगा, तो आपको यही स्थिति मिलने वाली है। और इसमें क्या होता है, फिर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। तो नेट नेट क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, बेचारा गरीब हो या अमीर, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो दोनों सिस्टम्स में ट्रस्ट नहीं रहता है, ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि दोनों जो हैं उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जो भी स्कीम, उर्वशी ने भी कहा, जो भी स्कीम आप बनाएंगे, जब तक ये ऑपरेशनल फ्लोर पे नहीं हो सकता है, तो उस स्कीम का कोई मायने नहीं है। और इसके लिए हेल्थ के वर्कर्स और मल्टीटास्किंग, ये जो साइलोज हैं, जब तक ये नहीं टूटेगा तो हम आगे इसमें नहीं बढ़ पाएंगे, जितना भी आप पैसा खर्च कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बढ़ा दीजिए। आप एम्स, जैसे एम्स बन रहे हैं, लगातार नए नए एम्स बन रहे हैं, उनकी संख्या में सुधार हो रहा है। हॉस्पिटल्स भी जाहिर तौर पर आने वाले समय में बढ़ेंगे। लेकिन एक इशू रह जाता है कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं क्या उस मात्रा में हैं क्या? अभी हम न्यूट्रा को 2030 तक $100 बिलियन इंडस्ट्री बनाने का मैं देख रहा था। अभी सरकार ने उसका एक लक्ष्य रखा है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में साहब हम 2030 तक $100 बिलियन का मार्केट बना देंगे। लेकिन मैंने जब इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके पास प्रोफेशनल्स कहाँ हैं, आप लक्ष्य जरूर रख दीजिए। तो ये एक इशू है। मरीज बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स भी बढ़ेंगे, लेकिन उस अनुपात में प्रोफेशनल्स नहीं बढ़ पाते। मैम, इसमें कौन सी हिंड्रेंस है, कहां पे रुकावट है? इसमें जो हिंड्रेंस है फिक्स्ड साइलोज में है। आप समझे? इट इज सेइंग कि डॉक्टर ये करेगा, नर्स ये करेगा, उसका असिस्टेंट ये करेगा। हेल्थ केयर उसमें बहुत आगे चला गया है बाकी कंट्रीज में। यहाँ पे मल्टीटास्किंग है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने नई कोशिश करी है पूरी तरह। नर्स प्रैक्टिशनर का रोल इन्होंने 2016 में लॉन्च किया है, परंतु इसकी कोई जॉब्स नहीं है। तो एक माइंडसेट होता है, जब तक उस कैटेगरी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये नहीं दिखता है कि गवर्नमेंट में इसकी रिकग्निशन हो रही है, वहां पे ये जॉब है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर वो चाहता है कि वो नर्स प्रैक्टिशनर अपने ऊपर और अकाउंटेबिलिटी ले और काम करे। और ये बहुत जनरल सा एक परसेप्शन जो मैंने देखा है। आपने नर्स की बात करी, हमारे साउथ के जितने भी नर्स हैं, आप देखिए गल्फ में, आप सिंगापुर में, आप दूसरे देशों में जाइए, उन देशों में सेवाएं दे रहे हैं। हम सुजाता मैम से मेरा सवाल ये होगा, मैम सुजाता मैम, उनको ऐसा क्या है कि हमारे देश का यूथ क्या उन सर्विसेज में आना नहीं चाह रहा है, या हम उनको, अगर वो आ भी जाता है, ट्रेन हम कर भी लेते हैं, तो रिटेन नहीं कर पाते, हम उनको अपने देश में रख नहीं पाते हैं। ऐसा क्या है मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे जो ये नर्सेज जो जा रही हैं दुबई को या अमेरिका को, यहाँ इंडिया के सैलरी से आप कंपेयर करेंगे तो 5 गुना ज़्यादा वहाँ पे कमा रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ये जो नर्सेज पर्टिकुलरली हैं, काफ़ी मिडिल क्लास की लड़कियाँ हैं, तो वो पैसा वापस अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए, इस वजह से वो भेज देते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी हैव टू इम्प्रूव द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द नर्सेज, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी इतना नहीं पैसा देता है। हालांकि मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट में उन नर्सेज को ज़्यादा मिलता है। तो ये एक चीज़ है कि ये कैसे पैसे देना, और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर्स हैं, इंसेंटिव्स जो हैं, इनके ऊपर थोड़ा बहुत ही जल्दी से काम करना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर ह्यूमन रिसोर्सेज शॉर्टेज तो बिल्कुल है, क्योंकि अब सर्जरी आप मान लीजिए 1
लाख लोगों के लिए 5 सर्जन होने हैं मान लो, तो हमारे देश में कितने, 1 या 2? तो हमारी इतनी सर्जरी की इतनी अनमेट नीड है और हमारे पास सर्जन्स नहीं है। तो हर चीज में सर्जरी हो, गायनी हो, पीडियाट्रिक्स हो, कहीं भी हो, ऐसे हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत कमी है और स्पेशलिस्ट की कमी है। तो इसके वजह से काफी इसमें रिफॉर्म चाहिए होगा। खाली ये मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी कहाँ है आपका, कौन पढ़ाएगा कैसे? तो आप मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा ये प्लानिंग ये होनी चाहिए। अब यूके में क्या करते हैं, गवर्नमेंट बताती है मेडिकल काउंसिल को, भाई इस साल हमें 10 रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, 20 कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, उसके मुताबिक वो लोग एमडी सीट्स को सैंक्शन करते हैं। पर हमारे देश में तो डिजीज की कितनी नीड है, डिमांड क्या है, और कैसे स्पेशलिस्ट को हमें एमडी सीट्स दे के क्रिएट करना, ये लिंकेज नहीं है अभी तक। तो जब तक ऐसा लिंकेज ना हो, आप कोई एमडीज बनाते रहते हैं, और ऑफ कोर्स देयर इज ओवरऑल शॉर्टेज, मैं मान लेती हूँ जी। पर भी बहुत काम करना है, कैंसर इतना बढ़ रहा है, वी नीड रेडियोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यस मैम, और मुझे लगता है कि अगले 25 साल के आउटलुक में हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जो वर्कफोर्स है हेल्थ केयर सेक्टर में, उस पर एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए उस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, हमने ये वर्कफोर्स वाला इशू भी हमने कवर कर लिया। अब एक इशू आता है और मैं उर्वशी मैम के पास आना चाहूंगा। उर्वशी मैम बहुत क्लोजली वॉच कर भी रही होंगी इस इशू को। कई बार कहा जाता है मैम कि हमारा हेल्थ को लेकर ना अप्रोच जो है वो कंफ्यूजिंग है। हम सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया और स्वास्थ्य मंत्रालय को ही सब कुछ करना है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें मल्टी मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कई लोग तो इसे ठीक मानते हैं कि मल्टी मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आप अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो हमने बहुत शानदार अभियान चलाया है, वो 3-4 मिनिस्ट्रीज का है, मल्टी मिनिस्ट्रियल अप्रोच है उसमें। अब बच्ची को पढ़ाना है तो वो पढ़ाई वाला मंत्रालय उसको देखेगा, उसको उसका स्वास्थ्य का इशू है वो स्वास्थ्य देखेगा, लिंगानुपात में सुधार का इशू जो है वो दूसरे मिनिस्ट्री में आ जाता है, महिला सशक्तिकरण में चला जाएगा या दूसरी। तो इस तरह से क्या हमारी जो स्वास्थ्य की जो नीति है वो अलग अलग दिशाओं में जाकर कहीं हम भटक जा रहे हैं मैम, या एक्चुअल में यही जरूरत है भारत की? नहीं, देखिए, जो हम कन्वर्जेंस की बात बल्कि करते रहते हैं, और ये हम सबसे लंबे समय से कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है हर लेवल पे, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सिर्फ पॉलिसी मेकिंग लेवल पे नहीं, आप सारे लेवल्स पे देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन तक अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो फ्रंट लाइन पे वर्कर्स होते हैं, उनके काम में भी आप कन्वर्जेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आशा कर रही हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर कर रही हैं, जो एएनएम कर रही है, उसमें भी तालमेल है कि नहीं। तो ये कन्वर्जेंस हेल्थ जैसे सेक्टर में तो सबसे क्रूशियल है, और ये तभी आ सकता है अगर हम एक पब्लिक हेल्थ अप्रोच लाएं। हमारा अप्रोच जो हेल्थ सिस्टम की तरफ रहा है वो काफ़ी क्यूरेटिव रहा है हिस्टोरिकली। हम हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो हम हमेशा अस्पतालों की सोचते हैं, डॉक्टर की सोचते हैं, स्पेशलिस्ट की सोचते हैं, लेकिन हमें पब्लिक हेल्थ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का जो अप्रोच होता है वो बाय वेरी डेफिनेशन मल्टी सेक्टोरल होता है। उसमें आप वाटर सैनिटेशन भी लाएंगे, आप उसमें आप पोषण भी लाएंगे, आपने जैसे जेंडर की बात की वो भी आएगा, उसमें एजुकेशन भी आएगा। तो वो एक पब्लिक हेल्थ अप्रोच जो है वो लाना बहुत जरूरी है, और वो हर लेवल पे लाना जरूरी है, चाहे वो हमारी पॉलिसी मेकिंग लेवल हो, चाहे राइट डाउन आप इम्प्लीमेंटेशन तक जाएं। उस अप्रोच को लाना और उस थिंकिंग को लाना बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल ये सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है। जब तक ये सारे मंत्रालय साथ में काम नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि जो हमारा रोड हाईवेज वाला मंत्रालय होता है उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। अगर आपका रोड इम्पैक्ट बहुत अच्छा एग्जांपल बेटर होगा तो लोग हेल्थ फैसिलिटी से जल्दी पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, कन्वर्जेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया मैम। और इसी से मुझे याद आया, पिछले दिनों हम चर्चा कर भी रहे थे कि माना प्रदूषण से होने वाली मौतों का या प्रदूषण से होने वाले जो स्वास्थ्य पर असर है, अगर फर्ज कीजिए वो उसका एक इशू उठाना है तो वो कितनी सारी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब आपको पहले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पर जाना पड़ेगा, उनका पूछना पड़ेगा कि भाई आपका क्या है, फिर समझ में आएगा कि ट्रैफिक बहुत हो रहा है तो आपको फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व उसमें करना पड़ेगा। तो इसी तरह से फिर स्वास्थ्य मंत्रालय भी जाहिर तौर पर आएगा। तो इतना एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है ये आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। और इसीलिए जो अवधारणा है ना, ये है
एक ऐसी अवधारणा जिसमें हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज आपको लाना पड़ेगा। तो हेल्थ इन ऑल पॉलिसी जब आएगा तो मुझे लगता है कि शायद तब उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन मिले। बहरहाल एक महत्वपूर्ण, दीपक जी आपने तो ये कोविड में देखा था ना। हाँ, कोविड सभी मिनिस्ट्रीज मिलके काम किया, नहीं तो हम कोविड के ऊपर इतना एब्सोल्युटली मैम कोविड में तो हमने फ्रंट लाइन में काम किया, सारी मिनिस्ट्रीज, एक ही उद्देश्य था कि सबको मिलकर काम करना है। बट मैं इन जनरल जो हमारे स्वास्थ्य के विषय हैं उनमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की आवश्यकता पर जोर हमेशा दिया जाता रहा है। शुभनम मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब हम एक विषय अभी चल रहा है कि भाई फ्रीबीज वाला विषय। अब हम अगर अगले 25 सालों का आउटलुक देखें तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हेल्थ को हम किस तरह से प्रायोरिटाइज करें? एज अ सेक्टर उसको प्रायोरिटाइज करें या हम दूसरी चीजों पर पूरे हेल्थ को प्रायोरिटी दें? मतलब ये अक्सर हम इस पे बहस भी करते हैं और बहुत लोग इसमें अलग अलग विचारधारा के होते हैं। भाई आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए या सस्ता इलाज चाहिए देश में? मुफ्त बिजली चाहिए आपको या फ्री अस्पताल चाहिए? आपको किराए में सब्सिडी चाहिए ट्रेन में या आपको स्वस्थ बच्चे चाहिए, स्वस्थ महिलाएं चाहिए? सब्सिडी एक बहुत बड़ा इशू है मैम। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा अगर, हालांकि इसमें बहुत सारी अलग अलग राय होंगी। एयर इंडिया को आपने 60,000 करोड़ दे दिए, BSNL को अभी हम 1.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए में तो 1.5 लाख बेड्स का अस्पताल बन जाता। तो प्रायोरिटाइज हमें किस तरह से करना होगा मैम? प्रायोरिटाइज सुजाता जी ने भी कहा, कोविड ने भी ये दिखाया कि इट इज पीपल, इट इज अ पीपल, पब्लिक, प्राइवेट, ऑल 3 हैव टू डू इट। जब तक ये 3 नहीं मिलेंगे आपको हेल्थ नहीं मिलने वाला है। और सबसे अहम बात ये है कि हेल्थ इंक्लूड्स मेंटल हेल्थ। आज की तारीख में किसी ने भी इस मेंटल हेल्थ पे जोर नहीं दिया है। कोविड हुआ तब सबकी आंखें खुली हैं। बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरा है कि जैसे आपने सही बोला कि हर पॉलिसी में हेल्थ का एक अहम पार्ट होना चाहिए। अब वो जो हेल्थ का अहम पार्ट है, जब तक आप वर्क प्लेसेस में हेल्थी वर्क प्लेसेस आप नहीं करेंगे तब तक इसकी पेनिट्रेशन नहीं होंगे। आप अस्पताल बनाते जाइए, लोग नहीं होंगे। ये चलती रहेगी गाड़ी जब तक आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उनको आप नहीं समझाएंगे कि भैया आपका हेल्थ आपके हाथ में है। तो अगर आप कहें कि इसमें प्रायोरिटाइज क्या करना है, एजुकेशन, एजुकेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी। कोविड में हमारे पास गवर्नमेंट में नैट के लैब्स थे, राइट? सो इनिशियली आप जानते हैं कि जब कोविड टेस्टिंग होना था, एक ही लैब थी, पूना में थे। किसी को पता नहीं था कि कहाँ क्या चीज है, राइट? तो ये एक प्रकार का स्पाइडर वेब है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, परंतु हमारे पास अंदरूनी जानकारी नहीं है कि हम कहाँ जाएं, किस चीज के लिए जाएं, हमको क्या खाना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए। मुझे लगता है आपका ये स्टेटमेंट और बाकी जो जिस्ट अगर हम निकालें अगले 25 सालों के लिए, हम क्योंकि यही देख रहे हैं कि भारत को अगर विकसित देश बनाना है, समृद्ध, और हमने नाम भी यही रखा है, स्वास्थ्य से समृद्धि। तो स्वास्थ्य से अगर समृद्धि लानी है तो मुझे लगता है हमारी चर्चा का सार यही है, हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज की अवधारणा को, एंड हेल्थ इन ऑल माइंड्स ऑल्सो। पॉलिसी हम जब बोलते हैं तो सब कुछ सरकार पे छोड़ देते हैं, नहीं, हमें अपने आप भी हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज एंड हेल्थ इन ऑल माइंड्स का कॉन्सेप्ट जो आत्मसात करना होगा। तो मुझे लगता है अगले 25 सालों की जर्नी जो है वो शानदार रहने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में हम देखेंगे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा है और हम डरेंगे नहीं। स्वास्थ्य का विषय सिरहन पैदा नहीं करेगा हमारे नागरिकों के मन में। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राव मैम, थैंक यू सो मच। उर्वशी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुभनम मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। देश में मॉनसून के काले बादल अब भी कई राज्यों में आफत बनकर बरस रहे हैं। खासकर इन दिनों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आफत वाली बारिश का कोहराम कई इलाकों में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मॉनसून में शुरू आफत की बारिश अब भी देश के कई राज्यों के लिए मुसीबत बनी हुई है। खासकर मध्य और पश्चिम भारत मानसून का तांडव लोगों को परेशान कर रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते कोल्हापुर का राधा नगरी डैम ओवरफ्लो हो गया है।
जिसके बाद डैम के 4 दरवाजे खोले गए, जिसके चलते पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। डैम प्रशासन का कहना है कि अगर पानी इसी तरह से लगातार खोलते रहे तो पंचगंगा नदी के किनारे बसे कोल्हापुर और उसके आसपास गांवों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अमरावती जिले के वरुण और पेट में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार 2 दिनों से बारिश होने के कारण स्थिति बिगड़ रही है। विदर्भ में भी सभी बांधों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा इन तमाम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल और जबलपुर संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल, जबलपुर, सागर, रीवा, चंबल और ग्वालियर संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बुधवार को मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मध्य प्रदेश के ही पड़ोसी छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। यहां भी बीते 48 घंटों से अलग अलग जिलों में हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। दुर्ग हो या रायपुर या फिर कोई और जिला, आसमान से बरस रही आफत ने हर किसी को मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं सड़क के बीचों बीच आखिर क्यों एक शख्स ने योग करके दिखाया। और यही नहीं, वो अपने साथ बाल्टी, तौलिया और साबुन भी लेकर आया। केरल के मलप्पुरम में एक शख्स ने रास्ते में विधायक के सामने पानी से भरे गड्ढे में नहाकर विरोध जताया। और फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। ना तो कोई योग दिवस मनाया जा रहा है, ना ही कोई स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ प्रचार हो रहा है। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं मानो गड्ढों के बीच में सड़क आ गई हो, लेकिन मामला इससे बिल्कुल जुदा है, गंभीर है। केरल के मलपुर जिले में हमजा पुराली और अजहर मोहम्मद नाम के 2 युवक आज यहाँ पहुँचे हैं एक बाल्टी, मग, तौलिया और साबुन के साथ। इंतजार है बस यहाँ के स्थानीय विधायक जी के आने का। कई दिनों से यहाँ के लोग टूटी फूटी सड़कों और पानी के भराव से परेशान हैं, लेकिन सुध लेने को कोई तैयार नहीं। मंजेरी के विधायक यूए लतीफ की कार जैसे ही यहाँ पहुंची, वो हैरान रह गए। गाड़ी से उतरे और प्रदर्शनकारी युवक से कुछ बात कर वापस गाड़ी में बैठ गए। നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വഴി പാണ്ടിക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും പാലക്കാടേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേയും പെരിന്തൽമണ്ണ ടു ഊട്ടി റോഡുമാണത്. ഈ വഴികളിലൊക്കെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട പ്രതിഷേധം നടത്താം? അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, എങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. അതിന് വേറിട്ടൊരു പ്രതിഷേധം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. വായനടലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന പ്രതിഷേധമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുളി പാസ്സാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കടന്നു വന്നത്. अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पानी से भरे गड्ढे में कपड़े धोने, नहाने से लेकर योग कर अनोखा विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन युवकों को मजबूर होना पड़ा। लेकिन उम्मीद है अब गड्ढे भर जाएंगे, सड़क सही हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप खुद का रेस्टोरेंट, केटरिंग या क्लाउड किचन बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, ज़्यादा पैसे आपके पास नहीं हैं, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। आपकी मदद के लिए भारत में आ रहा है रेंटल स्टार्टअप, और किचन का महंगा सामान अब किराए पर देने का चलन शुरू हो चुका है। पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप
आपका खुद का अपना रेस्टोरेंट, केटरिंग या क्लाउड किचन खोलने का सपना है या फिर होम शेफ आप बनना चाहते हैं लेकिन महंगे किचन अप्लायंसेस का खर्चा आड़े आ रहा है, तो भारत में अब कई कंपनीज और स्टार्टअप्स आपके सपने को पूरा करने के लिए हैं तैयार। रेंटल प्लेटफॉर्म्स पर अब गैस बर्नर से लेकर महंगे हाई क्लास ओवन और चिमनी भी किराए पर मिलते हैं। शुरुआती किराया महज 130 रुपए। कॉमर्स वगैरह पे हर ब्रांड बेचती है, वहाँ से रिटर्न्स भी बहुत हाई होते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है कि 10 से 15% रिटर्न्स आते हैं। वो जो रिटर्न जब आते हैं तो हम नए की तरह उसको नहीं बेच पाते, क्योंकि मान लीजिए हल्का सा स्क्रैच पड़ गया, अब जो नई मशीन ले रहा है पूरा नया प्राइस दे रहा है, वो कभी नहीं लेगा। तो इन रेंटिंग आवर गारंटी एज ए ब्रांड इज की मशीन विल वर्क एज न्यू, इट विल बी मेंटेन्ड एज न्यू, इट विल फंक्शन एज न्यू, और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मशीन इज टोटली अंडर वारंटी। शेफ संजीव कपूर की माने तो रेस्टोरेंट जैसा हेल्दी खाना घर पर तभी मुमकिन होगा जब किचन अप्लायंसेस भी वैसे ही हो, क्योंकि कुछ पकवानों को अलग ताप की जरूरत होती है और वो टेस्ट और गुरमे टच महंगे अप्लायंसेस से ही आता है। ऐसे में किचन अप्लायंसेस में रेंटल इकोनॉमी कई बडिंग शेफ्स का सपना पूरा कर सकती है। प्रोफेशनल चीज़ें देखते हैं होटल रेस्टोरेंट में अच्छी क्वालिटी में, तो उसमें इक्विपमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कपड़ों से लेकर बच्चों के खिलौनों तक, फर्नीचर से लेकर कार, यॉट और प्राइवेट जेट तक सब कुछ किराए पर देने का चलन जोर पकड़ चुका है। और तेजी से बढ़ती इसी रेंटल इकोनॉमी के सबसे बड़े भागीदार हैं मिलेनियल्स, जिनकी सोच बिल्कुल साफ है और वो है हर चीज का अनुभव करो बिना उसे खरीदे, क्योंकि यू ओनली लिव वन। और अब इसी सोच में सहूलियत के साथ साथ सपने पूरे करने वाली सोच भी जुड़ गई है। ये देखना वाकई ही दिलचस्प होगा कि खुद की फूड चेन या फूड ब्रांड बनाने का सपना देखने वाले उभरते एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल किचन अप्लायंसेस की रेंटल ऑफरिंग को कैसे रिस्पांस देते हैं। अगर ये मॉडल सफल रहा तो ये दुनिया भर में जारी रेंटिंग रेवोल्यूशन में एक और अहम पड़ाव होगा। महंगे किचन अप्लायंसेस ऑन रेंट, इसका मतलब ये है कि होम शेफ बनना हो या क्लाउड किचन खोलनी हो, खुद का रेस्टोरेंट खोलना हो या केटरिंग बिजनेस शुरू करना हो, कम से कम ट्रायल एंड एरर की एक विंडो मिल रही है। बिजनेस चल निकला तो ये अप्लायंसेस खरीद लीजिए, नहीं तो कम से कम सपने के लिए एक बार एफर्ट करना तो बनता है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।